क्या कहती है कि जो अंग्रेजों की है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ठीक कमीशन उसको कभी चलो ये रोल करो सर। आज आपका 13वां दिन है, क्या कुछ रहा? कोई आला अधिकारी क्या सत्ता में बैठे सत्ताधारी जो है उनकी तरफ से कोई आया आपके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए? मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के जो पत्रकार बंधु हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी आपके व्यूअर हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं जो ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो जवानों की जायज़ मांगे हैं वो सैनिकों के पास में पहुँचा रहे हैं, तो इन भाइयों का भी साथ दो और एक दूसरी जगह इन न्यूज़ को शेयर भी करो। मैम, आपका जो सवाल था कि सत्ता अभी नहीं आई, किसी ने हमारी सरकार ने बात नहीं की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री पे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आप लोगों ने देखा है कि वो हर होली दिवाली में बॉर्डर पे जाते हैं और जवानों के साथ में त्यौहार मनाते हैं। तो आज भी हमारे को पूरा विश्वास है, और ये कोई राजनीतिक नहीं है लड़ाई, कोई भी कुछ भी, और राजनीति को वैसे भी हम अपने पास में नहीं आने देते। ये राजनीतिक नए मंच है, ये जो भेदभाव की लड़ाई है, जो समानता के अधिकारों की भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई है। बस जो 18-18 घंटे जो सरकार काम कर रही है वो कब जगेगी ये तो आप मीडिया वाले हमारे से बेहतर बता सकते हैं। सर, मीडिया वालों पर ही नाराज हो जाते हैं अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए, चुपता हुआ सवाल, तो सैनिक क्या नाराज क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमारे इस मंच से कभी भी हमने कोई भी पत्रकार भाई के साथ में कभी भी नाराज नहीं हुए, और हमने तो हाथ जोड़ के जो आप जवानों की जायज़ मांगों को लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीरंगनाएं हैं जिनके पति इस देश की देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, आप उनकी भी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहे हो, तो आप लोगों का तो हम हमेशा ही स्वागत करेंगे। सर, क्या वजह है सरकार आप तक नहीं पहुंच पा रही और आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही? ऐसी क्या वजह है कि आपसे बात नहीं? मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि सरकार को 75 सालों की एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो बहुत बड़ी बीमारी क्या है कि सरकार ने 75 सालों की सरकारों ने, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन्होंने ये देखा है कि जो सैनिक है, जवान है, जो रिटायर्ड है, इनकी जो भीड़ है, जो इनकी संख्या बल है, वो एक वर्ग ने दिखाई सरकार को, और सरकार ने ये देखा कि जो जवानों की जो वोट है या जवानों की जो संख्या बल है, वो इनके जो मालिक हैं वो रिटायर्ड अधिकारी। तो सरकार की ये जब तक बीमारी दूर नहीं होगी, जब तक सरकार सुनेगी नहीं। तो मैं सरकार को आपके चैनल से एक बिल्कुल ही हाथ जोड़ के अनुरोध भी करता हूँ, साथ के साथ में एक चेतावनी भी कि हमारी 28 लाख पूर्व सैनिक और 5 करोड़ वोट हैं, 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करेंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप ये देखो, ये भेदभाव कितना बड़ा गैप हो गया कि हमारे जो सैनिक विधवाएं हैं वो 11,045 रुपये में गुजारा कर रही है, और एक तरफ एक सैनिक विधवा को आप 72,000 रुपया दे। 2006 से हम लेके चलते हैं तो एक नायक की, जो DS नायक की विधवा है, उसकी 4,046 रुपये, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा की पेंशन 5880 रुपये। आज 5880 से वो 72,000 पे चली गई, और हमारी जो सैनिक विधवा है वो 11,045 रुपये पेंशन। ये कौन सा फार्मूला? ऐसा फार्मूला फिर जवानों पर लागू क्यों नहीं? जो बटमैन है सेना के अंदर, जिस पे लगातार बात उठती रही है, उनको भी सैनिक की कैटेगरी में रखा जा रहा है, या फिर बटमैन जो सैनिक है उनको बटमैन बनाया जा रहा है? क्या मतलब उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, या उसको ख़त्म करना चाहिए सेना में जो सिस्टम है? सर, जो सेना का जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा है। जंगलों में जाना, ग्लेशियर में रहना, रेगिस्तान में रहना, बॉर्डर पे खड़ा होना, और दुश्मन की जो गोली है उनका सामना करना। जो सहायक प्रथा है, जो अर्दली सिस्टम है, 4 यार है, बड्डी पियर है, अलग अलग नामों से, ये अंग्रेजों की प्रथा है। पर अंग्रेज चले गए, ये प्रथा ऐसे की ऐसे आ गई। इससे आप जब इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखोगे, या जो आप राज्यसभा में, लोकसभा में रक्षा मंत्री द्वारा, राज्य रक्षा मंत्री द्वारा जो हर साल आंकड़े दिए जाते हैं कि प्रति साल कितने जवानों ने तीनों सेनाओं में आत्महत्या करी, तो आप चौंक जाओ कि 2011 से 2018 तक 890 जवानों ने आत्महत्या की। इससे ज़्यादा तो शहीद भी नहीं होते, जिससे ज़्यादा
आत्महत्या करती है। तो ऐसी जो अदली पथासरी मनोबल को डाउन करती है। आप एक जवान के हाथ से हथियार छीन के उसके हाथ में कुत्तों के पट्टे पकड़ा रहे हो, आप उनके हाथ में जूते पुलिस पकड़ा रहे हो, आप उनके हाथ में ट्रेप पकड़ा रहे हो, ये बिल्कुल भी 21वीं सदी में किसी तरह भी जायज नहीं। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री ऑफिसर्स कंट्रोल करने के लिए अक्सर यूज करते हैं, ऐसा आरोप लगता है कि जवानों को, अगर कोई जवान उनके खिलाफ जाता है तो ये जो हथियार है जिससे कहते हैं सैनिक को कंट्रोल किया जाता है कि भाई अगर सीधे चलोगे तो ठीक है और ज़्यादा तेज चलोगे और ऑर्डर नहीं मानोगे तो आपको बटमैन कर दिया जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो आप देखोगे जो आर्मी एक्ट है तीनों सेनाओं के, वो अंग्रेजों के ज़माने के हैं, 1911 के, एयरफोर्स एक्ट 1934 का, नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट 1932 का। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो वो थे ब्रिटिश के जो मिलिट्री लॉ थे, इनको कर दिया इंडियन लॉ। मतलब कानून वही है, अमेंडमेंट होते रहे, उनको और कठोर बना दिया गया। और आज मतलब काले अंग्रेज उससे भी खतरनाक है जो अंग्रेज थे। हाँ, मेरे पास में सिर्फ एक बैग होगा, देखोगे आप। तो जो अंग्रेजों के कानून है एज इट इज चले आ रहे हैं और ज़्यादा मुश्किल कर दिया हाँ, जी। ये आप अभी ये आप इसकी फर्स्ट में ऊपर देखो 1911 ये निर्देशिका है जो कानून को बताती है, जो सबसे पहला पार्ट होता है। और अभी ये देखो नहीं, उसका नीचे ये 1950 में एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये ऐसे ये आप और कठोर कर दिया गया, आप कह रहे हो। हाँ, ये अमेंडमेंट होते रहे और कठोर कर दिया। तो मतलब आज अमृत काल का वो चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो गुलामी की जंजीरें थी उनको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के द्वारा कहता हूँ कि माननीय प्रधान जी, ये कानूनों को चेंज करके भारतीय सेना अधिनियम लिया जाए नया, जिसमें जवान भी अपना बचाव कर सके। ये जो लगातार बातें उठ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहीं दिल्ली से हूँ और इनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और जो ये चीज़ें अभी कपिल जी ने बताई हैं ये 100% सही हैं और इनके खिलाफ ही ये लड़ाई चल रही है। और हम चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही, वो केवल एक ही चीज़ देख रही है कि अभी ये सारे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अब हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे, यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूर्व सैनिक एकता यात्रा पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाएंगे और सब लोगों को इकट्ठे करेंगे। देखिए सर, लगातार लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि यहाँ बंदों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है, सरों की गिनती होती है। लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा प्रभाव। तो क्या कहेंगे आप, भीड़ कम क्यों है और जवानों को क्या संदेश या आप खुद ही कम रख रहे हैं या फिर भीड़ सच में कम है, जवानों तक मैसेज नहीं जा पा रहा है? नहीं, भीड़ बहुत है। हम नहीं चाहते कि एक ही दिन में पूरी भीड़ को इकट्ठा किया जाए। हम परमिशन लेते हैं, परमिशन में हम साफ लिखते हैं भीड़ सिर्फ 50 आदमी की होगी और 4 आदमी उसके जो अटेंडेंट हैं। भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो आज कर रहे हैं। हमने भीड़ वो इकट्ठी नहीं करनी, वो पूरा पुराने जर्नल वाली जिसको हमने दिखाकर अपनी पेंशन की बढ़ोतरी करनी है। हमने सिर्फ ये भीड़ सिर्फ अपनी हकीम मंगा गवर्नमेंट तक पहुँचाने की भीड़ सिर्फ सीमित रखनी है। सर, इसका और भी बेहतर सर ये है कि ये एक वृक्ष हो, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। जब तक हम यहाँ बैठे हैं पूरे देश में जगह जगह पे रोड मार्च निकाले जा रहे हैं। मतलब डिसेंट्रलाइज आंदोलन है, हाँ, आप ये कह रहे हो, गांव-गांव में साइलेंट हो रहा है। बहुत साइलेंट आंदोलन है। ये मत कहना कि सर जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, वो बाई कोई ऐसी कोई स्टेट नहीं बची, ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची जहाँ रोड मार्च या मीटिंगें नहीं हो रही हो और माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र नहीं दिए जा रहे। अगर आप ये कहते हो कि अभी मंथन का दौर है, अमृत निकलना बाकी है। मंथन का दौर है और मंथन जब होगा, जब बड़े बड़े बैठे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी टीम बैठी है और जब अगर कॉल होगी तो मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि मेरे हिसाब से 48 घंटे पहले ही कॉल होगी। आपने ये कहा कि अगर आपने कॉल दे दी, सब लोगों ने मिलकर, आपकी कमेटी ने कॉल दे दी तो दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी, रामलीला ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा, क्या ये सच है और आपको भरोसा है पूरा ऐसा? ये तो सर खुफिया विभाग को भी पता है कि छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं, छोटी छोटी टीमें बना के जा रहे हैं और ये संयुक्त मोर्चा का निर्माण है। संयुक्त मोर्चा की जब भी कॉल आएगी सर, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आज चल रहा है ये धरना, ये बहुत, आप इसको 50-100 बंदों में ना तोलिए, क्योंकि ये सरकार भी देख रही है कि 10 दिन में भाग जाएंगे, 11 दिन में भाग जाएंगे। तो सर आज 13वां दिन है, हम तो यहीं की है और होली दिवाली में भी यही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज 13वां दिन है कि मेन फोकस पर अभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सबकी हित में बात एक करना मिनट है। सर, एक मिनट, ये बीच लोग बहुत अच्छा कवर किया, एक मिनट खत्म कर देता नहीं हूं। नहीं भाई, ऐसे बीच में हमारा मत बोलिए मुद्दा सर। क्या है वो सर बीच में और जो अनुबंधित है वही इसके बोलेंगे। लिए आए हैं, इसके लिए आए, सब पीछे हैं, अब देश के साथ है। सर देखो, मैं मीडिया के द्वारा माननीय सरकार को एक अपील करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद मेट्रो उद्घाटन और 15 सितंबर 2013 की जो रैली हुई रेवाड़ी में ये कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। जो छोटे रैंक के सैनिक जो कंधों के ऊपर बंदूक लेके दुश्मन से लोहा लेते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन से छोटे रैंक के जो 15-16 साल में प्रीमेचर आते हैं वो सर बाहर करते हैं। जो वीर नारियां हैं जिनके पति 3 साल की सर्विस में शहीद हो गए, उनके अकाउंट में कुछ नहीं है। 11-12 साल के जो सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक है, डिसेबल्ड सोल्जर है, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, उनके अकाउंट में 32 रुपया 50 पैसे। जेसीओज रैंक जो सेकंड कमांड बोली जाती है, गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है, बस सर वो कागजों में रह गया, उसको भी बाहर कर दिया जेसीओ रैंक को। जो मैन कमांड होती है, जब युद्ध के क्षेत्र में पोस्टों के ऊपर जेसीओ रैंक के पीछे ही प्लाटून चलती है, मैन होती है, रीढ़ की हड्डी बोलती है उसको, वो भी सर बाहर कर दिया। फर्स्ट 1 रैंक में सरकार ने 42,000 करोड़ रुपया दिया, सेकंड में 23,000 करोड़ रुपया दिया। अब ये भगवान जाने या सरकार जाने पैसा गया कहाँ। जवानों के अकाउंट में ये पहली 1 रैंक 1 पेंशन में 298 रुपये से 1950 रुपये की बढ़ोतरी, सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में सिपाही से सिर्फ हौलदार तक 2300 रुपये की बढ़ोतरी। तो पैसा कहाँ गया? इसके अंदर इतनी बंदरबाट कर दी। एक्स ग्रुप है वो 2-2 कर दिए, 2016 का अलग लेगा, 2016 के बाद में ले लेगा। मिलिट्री सर्विस पे की बात करें, जो एक सेना जीवन की कठिनाइयों के लिए है, एक अधिकारी को 15,500 और एक जवान को 5200 रुपये, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। डिसेबिलिटी पेंशन है, जो एक जवान जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जो बिस्तर के ऊपर चमचों के सारे पानी पी रहा है, लकवा लगा हुआ है, बोल नहीं सकता, उसको पर मंथ 18,000 रुपये, और जिसका एक नाखून उतरा है उसको 2,50,000 रुपये। ऊपर से सेवन पे कमीशन देखो, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि एक जवानों के लिए 2.57, एक अधिकारी के लिए 2.81। इसके अंदर सब है, जो वो पुलिस विभाग के आईजी हों, चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के सिविल ऑफिसर हों। तो सर हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री को इतना दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़ के कि हमने पहले भी वोट दिया और आगे भी देंगे, और आप जो प्रधानमंत्री, हमारे को गर्व है कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हो और पूरे विदेशों में आज भारत का नाम भी चमका है। पर आज आपके जवान जंतर मंतर के ऊपर धरना दे रहे, और वो सिर्फ दे रहे हैं आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, उस समानता के लिए। हम आज भी कहते हैं हमारे को पैसे नहीं चाहिए, जो कुछ हो वो समानता कर दो। चाहे हमारी पे पेंशन है, वो हम ये नहीं करें कि हमारे को जो अधिकारियों की जो वेतन बनता है, पेंशन बनती है, वो चाहिए, नहीं, हमने कभी नहीं कहा। वो पढ़े लिखे हैं, उनके आप 10 लाख करो, 20 लाख करो, पर हमारे क्यों घटाई जा रही है? हमने वोट दिया इस अंगूठे से अपने नेताओं को, और उनको बड़े बड़े भाई वो दे दिए, और उसी अंगूठे ने हमारी पेंशन को कम कर दिया, और नेताओं की पेंशन को हमने ज़्यादा कर दिया। तो सर बस यही माध्यम है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारी आवाज़ को सुनेंगे, और होली दिवाली में क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, भारत माता की भारत माता की भारत माता की सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद।